नमस्कार साथियों। आज का जो जनसत्ता पेपर है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी खबर है जो हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा जो यहाँ पे क्वाट लिखा हुआ है इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जितनी भी तैयारी आज के समय में हो रही है उनमें काफ़ी समय लगता है, मेहनत भी काफ़ी लगती है। मेहनत के साथ साथ संयोग की भी आवश्यकता होती है, किंतु मेहनत प्राथमिक तौर पर माने तो काफ़ी अहम हो जाती है। इसी को आधार बनाते हुए यहाँ जो एक काफ़ी अच्छा वाक्य लिखा हुआ है इसे हम देख लेते हैं। हजारों मील की यात्रा शुरू होती है एक मजबूत बुनियाद के साथ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हजारों मील की यात्रा जब शुरू करनी होती है तो एक मजबूत बुनियाद उसके लिए चाहिए होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी तैयारी में जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हो जाती है हमारे लिए वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। क्योंकि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सही होंगे तो आने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें बेहतर रूप में समझ आएगी, और जब हमें चीज़ें बेहतर रूप में समझ आती है तो हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसी को आधार बनाकर ये जो आज का जो ये वाक्य लिखा हुआ है ये हमें हमारी परीक्षा की तैयारी के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन देता है। आइए अब हम हमारे जो पेपर में करंट अफेयर हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के जनसत्ता पेपर में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर हैं जो हमारे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में या मेंस में हम आंसर राइटिंग में उसका प्रयोग कर पाएँ। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर हैं। तो पहले जो हमारे निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा अभी हरियाणा की जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनकी जो डेट है उसे बदल दिया है। तो एक तो ये हो गया, किंतु ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक यहाँ खबर निकल कर आई है कि जो बिश्नोई समुदाय है उसके मतदान का जो अधिकार है और परंपराओं का जो सम्मान है उसको आधार बनाकर निर्वाचन आयोग ने जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो डेट फिक्स की गई थी उसे बदल दिया है। तो बिश्नोई समाज के कौन कौन से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने डेट को बदल दिया है। तो आइए समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो बिश्नोई समाज से रिलेटेड हैं। तो बिश्नोई समुदाय जो हैं वो लगभग 300-400 साल पुरानी इनकी ये परंपरा रही है कि जो इनके जो संस्थापक हैं वो कौन हैं, जम्बेश्वर जी महाराज। तो जम्बेश्वर जी महाराज जो हैं इनके द्वारा लगभग 16वीं सदी में इस समुदाय की स्थापना की गई। बिश्नोई समुदाय जो हैं वो राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर से संबंधित है। इस एरिया जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें बिश्नोई समुदाय जो है वो पेड़ पौधों की सुरक्षा, पेड़ पौधों को एक अगर हम कहें कि इंसान की भांति ट्रीट करते हैं, है ना। यहाँ जो बिश्नोई समाज समाज जो है वो खेजड़ी, आप खेजड़ी को जानते होंगे, खेजड़ी नाम का एक वृक्ष होता है। उस खेजड़ी नाम के वृक्ष को यहाँ पूजा के रूप में मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे देवता के रूप में मानते हैं। तो इस तरीके से जो बिश्नोई समुदाय है वो खेजड़ी को अपना आराध्य या अपना महत्वपूर्ण वृक्ष के रूप में उसकी पूजन करते हैं। बिश्नोई समुदाय जो है वो 29 तरीके के नियमों का पालन करता है। वहीं से बिश्नोई समाज मतलब जो ये बिश्नोई है वो शब्द वहीं से निकल कर आया है ना। जो जम्बेश्वर जी महाराज हैं इन्हें जम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से हमें पता हो कि बिश्नोई समुदाय क्या है, कहाँ निवासरत है और इनका पूज्य वृक्ष क्या है। इस तरीके से हमने ये खबर देख ली। उसके बाद में हम आते हैं तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा चीन के साथ जो व्यापारिक घाटा है उसके बारे में
एक जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जो चाइना के साथ हमारा व्यापारिक घाटा है वो काफ़ी दुखद है। अब हम समझ लेते हैं कि व्यापारिक घाटा क्या होता है। अगर बात करें व्यापारिक घाटे की, तो व्यापारिक घाटा एक ऐसा घाटा होता है, अगर हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, तो जैसे भारत और चाइना के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं और सेवाओं का भी होता है। तो व्यापारिक घाटा किस तरीके से होता है कि मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और आपके यहाँ से किसी अन्य देश में 50 रुपये की चीज़ भेजी, तो आपको व्यापारिक घाटा नहीं होगा, आपको व्यापारिक अधिशेष होगा। कैसे कि आपने 100 रुपये की चीज़ तो बेची और 50 रुपये की खरीदी, तो 50 की खरीदी मतलब 100 रुपये की आपने बेची, तो आपको 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसे व्यापारिक अधिशेष कहा जाता है। किंतु यदि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तथा 50 रुपये की चीज़ बेची, मतलब 50 रुपये की वस्तु तो आपने बेची तथा 100 रुपये की वस्तु खरीदी, तो आपको जो 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े वो आपका क्या हो जाएगा, व्यापारिक घाटा। तो व्यापारिक घाटा इसी तरीके से देश के बीच में होता है। देश के मध्य काफ़ी वस्तुओं का लेन देन होता है। इस लेन देन में क्या होता है कि कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है, कोई आयात ज़्यादा करता है। तो हम चाइना से आयात ज़्यादा करते हैं, हमारे यहाँ से निर्यात काफ़ी कम होता है। तो इस तरीके से चाइना के साथ हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ गया है। अगर हम बात करें 2023-24 की, तो चाइना के साथ जो हमारा व्यापारिक घाटा है वो लगभग $85 बिलियन है। ये काफ़ी बड़ी रकम है। इसी वजह से जयशंकर जी ने जो चाइना के साथ व्यापारिक घाटा है उसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की है। अब आगे आ जाते हैं, कौन सी और ऐसी खबर है जो हमारे परीक्षा में मेंस में हम आंसर राइटिंग में प्रयोग कर पाएँ और प्री में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सहायक हो। तो ऐसे ही हरियाणा में गोमांस खाने के शक में पीट कर हत्या, तो इसे हम एक जैसे कि अगर कहें कि मॉब लिंचिंग वाला जो मामला होता है उस आधार पे इसे हम मेंस की आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं कि अभी हाल ही में हरियाणा में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई। गोमांस खाने के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई पीट कर। तो इसे हम इस तरीके से उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। दूसरी खबर है साइड में, मणिपुर में भाजपा प्रवक्ता के, तो हमें मात्र ये पता हो कि मणिपुर की लोकेशन कहाँ है। तो आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य मणिपुर है, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। इतना हमें पता हो। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध में त्वरित न्याय जरूरी होने की बात कही है। अब त्वरित न्याय कैसे, जैसे कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, अगर मान लो कि वो किसी संस्था के अंतर्गत हो रहा है, तो वहाँ समिति का गठन होना चाहिए ताकि उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए। अगर बलात्कार या हत्या जैसे दुखद घटनाएं अगर घटित होती हैं, तो उनका त्वरित न्याय फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो अपराधी है उसे सजा दी जाए। इस तरीके से उन्होंने बात की है। अब आगे चलते हैं। आपको पता होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो विनेश फोगाट है वो ओलंपिक में अभी मेडल से चूक गई हैं। उनका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक निकलने की वजह से वो 50 किलोग्राम भार की जो स्पर्धा है उसमें वो कुश्ती में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। किंतु हमें ये याद रखना है कि विनेश फोगाट किससे संबंधित है, तो वो पहलवान है, कुश्ती से संबंधित रखती हैं। कहाँ के राज्य से बिलोंग करती है, हरियाणा से बिलोंग करती है। अब एक खबर और अगर इसी आर्टिकल में हम देखें, तो एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। अगर बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा बाजार की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हितों में
जारी किया जाता है। यह फसल के जब फसल का को बोई जाती है उससे पहले ही यह न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है। यह किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो यहाँ कृषि एवं मूल्य लागत आयोग जो होता है उसके द्वारा इसे घोषित किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में लगभग 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा बाजार की अनिश्चितताओं को कम करने में समर्थन करता है। मतलब जो बाजार में अनिश्चितता है उससे बचाता है किनको? किसानों को, ताकि उनको अपनी जो फसल है उसका सही दाम मिल पाए। इसी की बात कानूनी रूप से गारंटी देने की बात किसान कर रहे हैं कि हमें कानूनी गारंटी दी जाए। और वहाँ स्वामीनाथन आयोग जो किसान के लिए मनमोहन सरकार जो थी, मनमोहन जी की जो सरकार थी 2004 में एक समिति का गठन किया गया है या एक आयोग का गठन किया गया है जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग जो है उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक अनुशंसा की गई थी स्वामीनाथन आयोग के द्वारा और एक फॉर्मूला तय किया गया था। तो किसान का जो अभी मत है वो कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू किया जाए। तो ये आप याद रखिएगा, एक तो स्वामीनाथन आयोग किससे संबंधित है? कृषि संबंधित अनुसंस्थाओं से। दूसरा बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको बता ही दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी, लगभग 23 से 26 फसलों को अभी शामिल किया गया है। इसमें आपकी रबी की फसल भी शामिल है, खरीफ की फसल भी शामिल है और तिलहन जो बोलते हैं वो भी शामिल है। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात, हम आगे चलते हैं। तो अभी एक रिसर्च सामने आया है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा कि पृथ्वी की सतह से 2890 किलोमीटर नीचे तरल धातु का विशाल गोला है। हम पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है वो सियाल, सीमा और नीफे से बनी है। हम 3 भागों में इसे बांटते हैं। कौन कौन से? प्रवार, क्रोड, है ना, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी ऊपर ही ऊपर, फिर प्रवार और फिर क्रोड। इसको हम सियाल, सीमा और नीफे के आधार पे भी जानते हैं। जैसे ऊपरी परत में क्या होता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। नीचे की परत जो बीच की परत होती है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और सबसे लास्ट वाली जो होती है निकिल और फेरियम अर्थात लोहा, है ना। तो अंतर्भाग में सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे अधिक हल्के तत्व की इन्होंने खोज की है। तो ये थोड़ा सा हमें पता हो। और हमें जो ज्योग्राफी का जो मेन कोर एरिया है जैसे भूपर्पटी, प्रवार, क्रोड, इनके बारे में पता हो कि ये इनके मध्य में कौन कौन सी असंबद्धता होती है, डिसकंटिन्यूटी जो होती है ना, उनके बारे में हमें पता हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये आज पेपर में आया तो हो सकता है इससे रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद में आगे चलते हैं तो वाइल्ड लाइफ छाया प्रतियोगिता में 9 साल की श्रेयवी बनी उप विजेता, है ना। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अब हमें याद क्या रखना है, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? वो राजस्थान के भरतपुर में है ना। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हमें पता हो कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? भरतपुर में। तो ये हमें पता हो। उसके बाद आगे हम चलते हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी खबर है जो प्री के लिहाज से तथा मेंस में हम आंसर राइटिंग में प्रयोग कर पाए? तो देखते हैं। एक खबर ये है जो हमारे प्रधान न्यायाधीश, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़, उनके द्वारा कहा गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं अर्थात जो सबसे नीचे न्याय के लिए बनाई गई न्यायपालिका है उसे अधीनस्थ कहना उचित नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा कि इन्हें अधीनस्थ ना कहा जाए, है ना। अब समय ऐसा आ गया है कि जो हमारी जो मानसिकता है, औपनिवेशिक मानसिकता, उसको हम दफन कर दें, है ना। तो ये उनके द्वारा कहा गया है। तो न्यायपालिका का जो अगर संरचना की बात की जाए तो वो 3 स्तर पर है। कैसे? अधीनस्थ न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका और आपकी उच्चतम न्यायपालिका, है ना। तो ये हमारा
क्रम होता है। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायपालिका होती है, फिर उच्च न्यायपालिका होती है, फिर उच्चतम न्यायपालिका होती है ना। तो इस तरीके से न्यायपालिका को हम देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे कौन सी ऐसी खबर है। तो एक खबर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो अभी वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। जो शक्तिकांता दास जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारी जीडीपी वृद्धि दर जो है, अभी जो 6.7% जो पहले क्वार्टर अप्रैल से जून की जो पहली तिमाही में जो नतीजे आए हैं, वो 6.7% जो आए हैं, जो 15 महीने के निचले स्तर पर है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने बताया कि इसका मुख्य कारण जो है वो सरकारी योजनाओं के खर्च में कमी है ना। उनका कहना क्या है कि जो सरकारी योजनाओं पे जो खर्च हो रहा था, वो कहीं ना कहीं जो आचार संहिता लागू हुई है उसकी वजह से क्या हुआ, उस जो सरकारी योजनाओं पर जो खर्च था उस पर लगाम लग गई, अर्थात वो रुक गया। इस वजह से जो ये वृद्धि दर, जो आर्थिक वृद्धि दर देखी गई है, वो 6.7 देखी गई है। तो सरकारी खर्च जब बढ़ेगा तो पुनः जो हमारी वृद्धि दर है वो बेहतर रूप में आगे आएगी। तो ये हमें पता हो। उसके बाद में क्या होता है कि यूपीआई की एक खबर इधर देखने में आती है कि यूपीआई के कई और देश तक बढ़ने की संभावना है। जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने कहा है कि जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है उसका अब भारत में तो इसका प्रयोग हो ही रहा है, साथ ही कई पड़ोसी देशों के साथ ही अभी यूरोप जैसी कंट्रीज में भी यूपीआई का प्रयोग होना चालू हो गया है। अर्थात अगर बात की जाए हमारे पड़ोसी देशों में, तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नामीबिया, पेरू, फ्रांस, कई देशों में हमारी जो यूपीआई सिस्टम है उसे एडॉप्ट कर लिया गया है ना। मतलब ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे यूपीआई सिस्टम को आज विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण तवज्जो दी जा रही है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो आज वैश्विक पटल पर पूरा विश्व हमारे नतमस्तक हो रहा है। तो ये एक खबर है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो जैविक खाद के बारे में, जो अभी हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसान का आह्वान किया है। जैविक खाद क्या होता है? ऐसा खाद जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट से, या फिर हम कह दें कि जो आपका गोबर से जो खाद बनाई जाती है, उसके बाद में आपके जो पत्ते या जो घर का जो अपशिष्ट होता है उससे जो खाद बनाई जाती है वो जैविक खाद होती है। तो जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने की इन्होंने बात की है ना। इसके क्या फ़ायदे होंगे? तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता, हमने जो पेस्टिसाइड जो डाल के ख़त्म की है उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना। इस तरीके की जो भोजन आगे जितने कीटनाशक से उत्पादित हो रहा है उससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से काफ़ी उससे लाभ होने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, ये जो है प्रधानमंत्री मोदी का निवेशकों से सुधार, स्थिर नीति वाली व्यवस्था का वादा। चलिए ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। एक खबर आई है मध्य प्रदेश से, केंद्र सरकार ने चीता परियोजना पर वेब श्रृंखला को मंजूरी दी। अब चीता परियोजना जो है, इस पर अभी वर्तमान में वेब श्रृंखला बन रही है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चीता परियोजना वो क्या है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ चीता को लाने और बसाने की परियोजना चल रही थी, उसे ही चीता परियोजना कहते हैं। आपको आइडिया होगा कि अफ्रीका से हमने 20 चीते भारत अभी तक ला चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें नामीबिया से 2022 में 8 चीते लाए, जबकि 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए, है ना। आपको उस समय का ध्यान होगा कि 2022 में हम नामीबिया से लाए 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए। उन्हें हमने जंगलों में भी छोड़ दिया है। अगर बात की जाए प्रोजेक्ट चीता, है ना, तो प्रोजेक्ट चीता के जो प्रमुख भाग हैं वो एनटीसी है,
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसके अंतर्गत चीताओं के कहाँ इनको रखना है ये सब कौन देखती है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसका गठन अगर बात की जाए तो 2005 के लगभग हुआ था, है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो 2005 में बनी थी और यहाँ टाइगर जो चीता है उनके संरक्षण की बात करती है ना, उनके संरक्षण को देखती है। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चीते की अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में है, तो ये हमें पता हो, है ना। उसके बाद में आगे हम देखते हैं तो बीएनपी ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है उसने कहा है कि जो हसीना है, वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनको हमारे देश में पुनः भेजा जाए। भारत से ऐसी रिक्वेस्ट की है उन्होंने। तो यह मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए ज़रूरी है, ऐसी उनके जो पार्टी महासचिव आलमगीर हैं उन्होंने कहा। अब द्विपक्षीय संबंध क्या होता है? द्विपक्षीय संबंधों का मतलब होता है कि दो जो पक्ष हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश की समझ लेते हैं। भारत और बांग्लादेश जो दो देश हैं, इनके मध्य जो संबंध होते हैं उन्हें द्विपक्षीय संबंध कहा जाता है। तो इस तरीके से द्विपक्षीय संबंधों को हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट है? तो एक खबर है कि युवाओं में आत्महत्या का बढ़ना चिंताजनक है। तो युवाओं में वर्तमान में आत्महत्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसे संज्ञान में लेना काफ़ी आवश्यक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे देखना ज़रूरी है। तो अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मतलब जो राहुल गांधी उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है, तो क्या मुद्दा है? तो अगर बात की जाए तो 0 से 24 आयु के बच्चों की जनसंख्या लगभग 58.20 करोड़ से घटकर कितनी हो गई है? 58.10 करोड़ हो गई है। और अगर विद्यार्थियों की आत्महत्या की संख्या की बात की जाए तो 6654 से बढ़कर कितनी हो गई है? 13,044 हो गई है। तो इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो एक तो भ्रष्टाचार हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है ना। भ्रष्टाचार के साथ शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगी पढ़ाई हो सकती है, सामाजिक उत्पीड़न हो सकता है, आर्थिक असमानता हो सकती है, अभिभावकों का दबाव हो सकता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो विद्यार्थियों को फेस करनी होती है और अंतिम रूप से वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये हमें पता हो। उसके पश्चात अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए सतत विकास ही एकमात्र रास्ता बताया। अब सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो हम सतत रूप से धीमी गति से करते रहें, जिससे पर्यावरण को भी हानि ना हो और हमारे भावी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम बेहतर कल दे पाए, उसे सतत विकास कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? जलवायु परिवर्तन जो आने वाली चुनौतियां हैं, जलवायु में होने वाले जो बदलाव हैं, जिसके कारण एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जब गर्मी का मौसम होता है तो ठंड गिरने लग जाती है, ठंड का मौसम होता है तो बरसात, गर्मी आ जाती है। तो इस तरीके के जो पैटर्न में चेंज हुआ है जलवायु में, उसे देखते हुए उसका एक उपाय जो है वो सतत विकास है ना। तो ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद में हम आगे आते हैं। अगर कोई और इम्पोर्टेंट खबर हो आज के पेपर में तो वो देख लेते हैं। खेल वाले पृष्ठ पर रूबीना फ्रांसिस ने एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, एक खबर ये निकल कर आई है। तो पैरालंपिक जो खेल हैं उसमें रूबीना फ्रांसिस जो हैं उन्होंने एयर पिस्टल स्पर्धा में क्या कांस्य पदक जीता है? कौन सी उस स्पर्धा में? निशानेबाजी में। तो निशानेबाजी की अगर बात की जाए तो भारत के खाते में अभी तक कितने पदक आ चुके हैं? 4 पदक आ चुके हैं, है ना। रूबीना फ्रांसिस जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश के कहाँ से? जबलपुर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करती है, जबलपुर से, मध्य प्रदेश के, है ना। तो ये आज के पेपर की महत्वपूर्ण खबर थी। एक हम और डिस्कस कर लेते हैं, डूरंड कप किससे संबंधित है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि डूरंड कप किससे संबंधित है। हाँ, बात की जाए मोहन बागान की तो मोहन बागान हार गया है डूरंड कप में, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीत गया है डूरंड कप में। तो ये आपको पता हो कि डूरंड कप जो है वो किससे संबंधित है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और अभी वर्तमान में डुरंड कप जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है मोहन बागान को हराकर। इस प्रकार आज के पेपर को हमने डिस्कस कर लिया है। आप इस पेपर में जो महत्वपूर्ण खबर है उसे हमने जो डिस्कस किया है उसे पुनः रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।